नाउ आई हैव एन एसेट्स. एसेट्स मतलब वो है जो भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते, कार अपनी खरीद सकते हो. तो एसेट्स मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपीस के, लाइबिलिटीज आर 50,000. लाइबिलिटीज मतलब उधार, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है, अपने दोस्त से उधार ले रखा था, उसको तो वापस देना पड़ेगा. 10 साल का टाइम है, इतना तो नहीं रोक सकती बेचारे को. तो 2 लाख माइनस 50,000. तो नेट नेट आई हैव 1.5 lakh. How much additional do I need after 10 years to purchase that car? 8.5 lakh, right? तो 8.5 लाख रुपए के लिए we will plan according to our earnings. तो लेट्स सी मेरी अर्निंग आज 50,000 है, 25,000 के मेरे खर्चे हैं. कितना बचता है मेरे पास? 25,000 पर मंथ. तो आई विल पुट दैट 25,000 टू वर्क फॉर मी टू परचेज ए कार, राइट? अब फ्यूचर एक्सपेंसेस भी होंगे. तो अगर आपकी सैलरी 7% के रेट से बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, तो क्या आपके एक्सपेंडिचर बढ़ने चाहिए? लेट्स से अगर मेरी सैलरी आज 1 लाख है और नेक्स्ट ईयर 1,07,000 हो गई, ठीक है, तो क्या जो खर्चा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मेंटेन करता था लास्ट ईयर, वो मुझे बढ़ाना चाहिए या वही रखना चाहिए? सेम रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी बढ़ी है. अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी सैलरी बढ़ती 7,000 तो हम 7,000 तक खर्चा बढ़ा दिया. अभी ये नहीं पता कि जो 50,000 खर्चा पिछले साल चल रहा था वो इस बार 53,000 होगा. क्यों? क्योंकि 7% का इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी में. तो वी नीड टू सी आवर एक्सपेंसेस एज वेल. दूसरा है कि आपकी जो फ्यूचर अर्निंग्स है, सबका कुछ ना कुछ शेड, जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री का हो सकता है 5% हो, 10% हो, 20% हो, सैलरी बढ़ती है. फाइनेंस इंडस्ट्री में 9%, 10% बढ़ती है. तो आपको पता होता है कि ऑन एवरेज मेरी इतनी इनकम बढ़नी है. जब भी आप अगर मंथली अपना कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, वहां पे एक टॉप अप का ऑप्शन होता है, आप उस पर 10% लिख दो. ऑटोमेटिकली जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपका, लेट्स से अगर आपका 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट होता है, तो फिर आपको 5,500 पर मंथ इन्वेस्ट मिलेगा. होता क्या है कि हम डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते. If we will invest in a disciplined manner, then only we will be able to generate good return from the capital market. होता क्या है कि हम सेंटिमेंटल होके इन्वेस्ट करते हैं, पर ज्यादा सेंटिमेंट नहीं लगानी, बस डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करना है. You will get able to get good returns. तो एक्सपेंसेस देखिए, then only you plan कि ठीक है 25,000 पर मंथ बचते हैं, I will invest accordingly and I will review my portfolio. So this is very important because अगर आपका गोल ठीक नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि आई नीड माई मनी बैक आफ्टर 5 years, 10 years, 15 years, then there are chances you will end up picking a wrong product and then 3 साल के बाद बेटी की शादी करनी थी, बच्चे को बाहर भेजना था, बैंक गए, बैंक से कहा कि सर ये पैसे निकालने, कहेगा सॉरी सर ये तो एफडी आपने टैक्स में मिली, अभी 5 साल के बाद टूटे, और अगर तोड़ेंगे तो चार्जेस लगेंगे. तो इतना रिटर्न नहीं बनने वाला था, इतना हमने चार्जेस रख दे दिए. So that you have to decide कि भैया मेरा पैसा मुझे कब वापस चाहिए. We will skip this video as of now. Yes, this is very important slide. होता क्या है कि जिसको नॉलेज नहीं है फाइनेंस की, उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि सामने वाला जो हमें एडवाइस दे रहा है ये ठीक है या गलत है, राइट? तो ये बड़ी छोटी सी स्लाइड है, बट दिस विल गिव यू अ वेरी ब्रॉडर मीनिंग कि जो हमें इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देने आया है, जो ब्रोकर है, वो आपको ठीक एडवाइस दे रहा है या नहीं. So these are the quadrant. First is the high reward and low risk. कोई फोन करके बोल रहा है, कोई आपके घर पे चाचा जी का दोस्त आया है, वो एडवाइजर है, बोलता था मेरे कहने से कर लो, यहाँ पर रिस्क नहीं है, रिटर्न खूब है, चाहे नाश्ता कराइए, 100 रुपये करता हूँ, घर भेज दीजिए वापस. Because that is your hard earned money, don't go for it. If someone is saying high reward, low risk, don't invest into such schemes. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्या मिले, हाई रिवॉर्ड मिले एट लो रिस्क. चलिए उल्टी सिचुएशन लेते हैं, हाई रिस्क एंड लो रिवॉर्ड. है कोई ऐसा क्लास में जो मेरा इन्वेस्टमेंट करा दे, गई जहां पे क्या हो मेरे पास आके इन्वेस्टमेंट कर ले भाई, वो रिस्क ज्यादा ले ले, रिवॉर्ड कम. है कोई ऐसा? एनीवन इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस क्वाड्रेंट जहां पे रिवॉर्ड क्या हो, कम हो, रिस्क ज्यादा हो? When you are not ready to take more risk at a low reward, then why you can expect someone else who is not your relative or who is not your mother and father except can give you higher return at a low risk?
always remember, if there is a high reward, then there will be high risk. If there is a low reward, then there will be low risk. That is very important, right? तो अभी सब एनालाइज कर लेंगे, सामने वाला झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। मेरा काम बस यही है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा दूं। आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इवन द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी और ए पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के आप यहाँ इन्वेस्ट करें। So we will move forward. These are the basic principles or sutras of personal finance. So one is a plan for emergency. Does anyone know about emergency fund? किसके पास है emergency fund आज की डेट? One. Anyone else? Liquid fund. So basically first तो हमें ये बताना चाहिए emergency fund होता क्या है and how much should we maintain an emergency fund. So emergency fund क्या है? कभी भी आपको जरूरत पड़े पैसे की तो आपको अपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ने पड़े। अभी होना कितना चाहिए सर? तो पर्सनल फाइनेंस का एक सीधा सा रूल है, 6 month का एक्सपेंडिचर, नॉट योर सैलरी एक्सपेंडिचर। इफ योर एक्सपेंडिचर इज 1 lakh तो यू शुड हैव 6 lakh रुपीज एज ए इमरजेंसी फंड। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी बात अगली साइड में करेंगे। देन ऑब्वियसली यू प्लान फॉर योर फैमिली गोल, लाइक यू वांट टू परचेज अ कार, यू वांट टू मैरी, यू वांट टू हैव अ house or anything else that you want to have, and then plan for retirement. जितना जल्दी आप प्लान करेंगे रिटायरमेंट के लिए इतना अच्छा है। कुछ नहीं करना है, रिटायरमेंट फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए जितनी जल्दी हो सकती है। और आप लोग मुझसे पूछोगे लास्ट में ईयर उसके प्रेजेंटेशन के लास्ट में, तो मैं बता सकता हूँ कैसे आप 1 करोड़ रुपए लगा के 65,000 पर मंथ वापस ले सकते हो और 1 करोड़ ही बना रहेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन। So these are the financial goals और उसके अगेंस्ट में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इनटू द मार्केट दैट यू शुड इन्वेस्ट। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं ये हमारा इमरजेंसी फंड है। तो इमरजेंसी फंड तो ऐसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और शॉर्ट टर्म गोल्स 1 साल के होंगे, 1.5 साल के होंगे, 2 साल के। So for that first is the saving account, you will get 2 to 3% of the interest. FD भी 1 साल वाली होनी चाहिए, राइट? FD 1 साल वाली करेंगे 4% के आसपास ही रिटर्न आने वाला है। Then RD everyone knows. Then पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, ये भी 4% के आसपास देगा आपको मैक्सिमम। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में पता है किसी को? सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर लाइक, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट दीज आर द लिक्विड फंड्स और द अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स इनटू द म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ पेपर और सर्टिफिकेट डिपॉजिट नहीं बता सकता क्योंकि आप लोगों की जबरदस्ती में टेक्निकल हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, so there are liquid funds, there are ultra short term funds who will give you liquidity, मतलब FD की तरह आपका पैसा ब्लॉक भी नहीं होने वाला और FD के आसपास आपको रिटर्न भी मिलने वाला है, ज्यादा ही मिल जाएगा। और मार्क टू मार्केट भी आता है, जैसे कि अभी क्या है कि यील्ड्स मतलब जो इंटरेस्ट रेट है इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा है। बाकी अगर आपने 3 साल का लो ड्यूरेशन फंड ले लिया और आने वाले टाइम में अभी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट कम ही होंगे। अभी यूएस कम करेगा तो इंडिया भी कम करेगा, तो मार्क टू मार्केट आता है, मतलब आपके पास ज्यादा यील्ड वाला पेपर है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इतना डीप में नहीं आते। बट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या, आप लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इसमें आप अपना पैसा रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका 5% के आसपास का रिटर्न बनता है और आपको जब पैसा निकालना है 3 बजे से पहले रिक्वेस्ट दीजिए, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा वापस, मतलब इमरजेंसी जो होगी वो बीट हो जाएगी, साथ के साथ सबसे ज्यादा रिटर्न भी है। सो दीज आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ आप रख सकते हो। नेक्स्ट आर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए स्टॉक्स है, ईटीएफ्स है, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। एंड देन इंश्योरेंस नीड, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। अच्छा, आप लोग तो डॉक्टर्स से आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस के भी केसेस आते होंगे। सो द थिंग इज, you think insurance is an investment or it is an expense? Who thinks it is an investment? Expense है पक्का? Investment है। Anyone else? भाई I came from UP West, तो वहां से सबको इन्वेस्टमेंट ही लगता है। But actually, if you are getting services from someone, then it cannot be an investment for you. So what they do is they will club insurance plus investment to sell their product. क्योंकि अगर आप सिर्फ इंश्योरेंस लोगे तो आपको कुछ वापस नहीं मिलने वाला। इंश्योरेंस का काम तो है आपका रिस्क कवर करना। कल को कोई दुर्घटना होती है, आपके साथ वो खड़े हो जाते हैं।
वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए वो चार्ज करते हैं। बट होगा क्या, सर ये वाली वीडियो किसी को भेजना मत, इंश्योरेंस वाले मेरे पास आ जाएंगे। तो क्या होता है, वो क्लब कर देते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अब आप कहोगे यार इसमें पैसा वापस भी मिल रहा है और इंश्योरेंस भी है, बट यू एंड अप मेकिंग अ रिटर्न ऑफ 7%। कितना? रिटर्न ऑफ 7% प्लस लॉक इन ऑफ 15 years, 10 years, 5 years। ठीक है, बट थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, वापस आ जाएंगे। इफ यू विल सी इन्फ्लेशन कितना है, तो क्या वाकई में उन्होंने आपको कोई रिटर्न बना के दिया? आप 100 रुपए दे रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपको 107 रुपए वापस दे रहे हैं, तो 107 की तो मारुति आने वाली है अगर आज 100 की आ रही है तो मैंने लैम्बोर्गिनी के सपने क्यों देखे 100 वाली मारुति का, आज ही ले लेता मैं। रिस्क कवर कर रहे हैं और आपको पैसा आपको वापस दे रहे हैं और उससे रिटर्न बना रहे हैं, उनका प्रॉफिट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऑलवेज सेग्रीगेट योर इंश्योरेंस नीड एंड इन्वेस्टमेंट नीड। So you should have two policies of insurance. One is a term plan, second is the group health insurance. Term plan भी किसका लेना है? जो फैमिली का ब्रेड अंडर है। अगर किसी की एज 20 to 30 years के बीच में है तो आपको 10,000 पर ईयर का टर्म प्लान मिल जाएगा 1 crore के रिस्क कवर के साथ। खुदा न खास्ता मैं आपको नहीं मार रहा, मैं मर गया तो मेरे जो भी नॉमिनी होंगे उनको 1 crore रुपए मिल जाएंगे 10,000 पर ईयर में बस। बाकी मैं जिंदा रहा तो कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी एक ग्रुप का आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कम से कम आपको पता है कितना होना चाहिए। 10 लाख का मुझे लगता है आइडियल चल जाएगा। तो 10 लाख का अगर आपका फ्लोटर वाला है तो फेयर एनफ। उसके अलावा इंडोमेंट प्लान, ये वाला प्लान, वो वाला प्लान, संचय प्लस, ये प्लस, वो प्लस लेने की जरूरत नहीं है। यू गो टू डायरेक्ट इक्विटी। वो लोग भी क्या कर रहे हैं, आपसे पैसा लेके मार्केट में लगा रहे हैं ना पैसा। आप चेक कर लीजिए कभी भी हमारे पैसे का करते क्या है वो। दे इन्वेस्ट इनटू द इक्विटी मार्केट। 15 साल आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, उससे डबल रिटर्न बना के दे देगा। सो दिस इज व्हाट इंश्योरेंस के बारे में मिथ था, दैट वो जरूरी था आपको खत्म करना। नाउ इज द रिस्क एपेटाइट। तो मैंने बताया कि हाई रिस्क होगा तो हाई रिवॉर्ड होगा एंड लो रिस्क होगा तो, अब आप लोग ऐसे तो हमारे रिटर्न बनेंगे नहीं, हाई रिस्क है। तो रिस्क का मतलब कैपिटल मार्केट में पैसा डूबना नहीं होता है, वॉलीटिलिटी होता है, कितना ज्यादा शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो इफ your goal is for a longer period of time, अब longer period कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कम से कम 4 साल से ज्यादा का अगर पैसा है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर ए हाई रिस्की प्रोडक्ट। और अगर आपका पैसा 1 साल, 2 साल, 3 साल में चाहिए वापस, तो आई विल सजेस्ट नॉट टू गो फॉर कैपिटल मार्केट। देन आपके लिए ये है सारे सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। एक ये भी रूल है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़े तो आपको अपना रिस्क कम करना चाहिए, मतलब रिस्की प्रोडक्ट से पैसा शिफ्ट करते रहना चाहिए लो रिस्की प्रोडक्ट में। क्यों? सपोज करिए आपकी एज 63 years, 65 पे यू आर गोइंग टू रिटायर एंड यू विल नॉट वर्क। अब हुआ क्या, कोविड आ गया और सारा का सारा पैसा इक्विटी के अंदर था। अब क्यों? क्योंकि आप तो रिटायर्ड, आपको पैसा चाहिए तो आपको लॉस में बुक करके पैसा निकालना पड़ेगा। और अगर वो मेरे जैसे बंदा हो क्या कह रहे यार कोविड तो पहले भी आया था, 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर, मार्केट तो बढ़ जाएगी 3 साल में वापस डबल हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी एज बढ़े आपको अपना पैसा शिफ्ट करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा इक्विटी से, किसमें, लो रिस्की प्रोडक्ट में, जिसमें कि अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एवोल्यूशन फैक्टर्स। आई विल स्किप दिस स्लाइड अभी के लिए, बस हम इसकी बात करते हैं, टैक्सेबिलिटी और टैक्स रिडक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टैक्सेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब है कि अच्छा कौन बताएगा कि अगर आप शेयर से पैसा कमाते हो तो कितना टैक्स है? कितना है सर? जी क्या बात है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? तो सर आपने एक तो ठीक बताया, 12.5% इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 20%। तो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अभी क्या है कि इसके पीछे भी एक ट्रिक है, और अगर आप लास्ट में पूछोगे तो मैं बता दूंगा पूरा, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपका 1 साल में पूरे उस फाइनेंशियल ईयर में जो आप ITR भरने वाले हो उसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से कम है
तो आपको कोई टैक्स नहीं देते, एग्जेम्पशन लिमिट है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप कभी भी कोई शेयर आपने खरीदा है और 300 दिन उसको हो चुके हैं तो 65 दिन और लीजिए, उसके बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। अगर आपने 300 दिन रखा और आपको 20% का प्रॉफिट हो गया, 100 के 120 हो गए, तो उस 20 रुपए पे आपको 20% तो टैक्स ही देना है। मतलब आपका जो प्रॉफिट था उसका 20% तो आपका गेन वही खत्म हो गया। So if you are not a big trader, so I will suggest hold it for at least 1 year. Either it is a share or either it is a shares वाले म्यूचुअल, मतलब इक्विटी म्यूचुअल। नेक्स्ट इज टीडीएस। तो टीडीएस का क्या है कि आपका जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो टीडीएस काट के आपको देते हैं। अगर आप टैक्स लैब में नहीं आते तो व्हाई आई शुड गो फॉर दैट प्रोडक्ट। जबरदस्ती मुझे फाइल करनी पड़ेगा ITR, 500 रुपए सीए को देने पड़ेंगे, 1000 रुपए का टीडीएस कटना है, 500 वापस आने वाले। तो व्हाट यू कैन डू इज यू शुड अवॉइड टीडीएस इफ यू डोंट फाइल द ITR। तो बहुत सारे प्रोडक्ट पे कटता है, बहुत से पे नहीं कटता, बट इक्विटी प्रोडक्ट्स पे टीडीएस नहीं कटता है। यू विल गेट एवरीथिंग इन योर हैंड एक्सेप्ट यू आर एन NRI। अगर आप NRI हो तो आपका टीडीएस काट के ही पैसा आपको मिलने वाला है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट स्लाइड। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में लास्ट 30 ईयर्स का डेटा है ये। एवरेज इन्फ्लेशन है 6.7%, सिल्वर ने रिटर्न दिया है 8.5%, FD ने 8.78, गोल्ड ने 8.83, PPF ने 9.64 एंड इक्विटी ने 15.4। तो अभी इसको देख के सब कहाँ इन्वेस्ट करने वाले? इक्विटी में। बट आई विल गो टू माय प्रीवियस स्लाइड एंड इफ वी विल सी, अगर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। तो क्या रिस्क ज्यादा देख के डर जाना है? नहीं। आवर गोल शुड बी फॉर मोर देन एटलीस्ट 4 ईयर। 4 साल से ज्यादा का गोल होना चाहिए तो हम जाएंगे, वरना इक्विटी में नहीं जाएंगे। वी विल गो टू PPF, गोल्ड, FD और सिल्वर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट माई इमरजेंसी फंड 6.7 से कम रिटर्न देता है तो क्या आप उसको रिटर्न इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? वो आपको आपका पैसा भी वापस नहीं दे रहे, नेगेटिव रिटर्न एक तरीके से। तो ऑलवेज अवॉइड इट। तो अब खुद सोचिए, अगर इन्फ्लेशन 6.7 है तो मेरा रियल रिटर्न इक्विटी के केस में कितना हुआ? 8.7। So always minus inflation from the actual return that you are getting. Because अगर मैं आज 100 रुपए की कोई चीज मेरे पास है और मैं वो नहीं खरीद रहा, मैं अपनी विशेष मार रहा हूँ, मैं आज मारुति नहीं ले रहा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कल को लैम्बोर्गिनी ले लूंगा, और कल को भी मारुति आ रही तो क्या फायदा उसको इन्वेस्टमेंट का? आज ही मारुति ट्राई करो। तो ऑलवेज चेक कि अगर आपका इन्फ्लेशन माइनस करके, इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी बोलते हैं और रियल रिटर्न भी। Is this return after tax payments or before? Sir, these are the actual returns. These are not after tax. So if you deduct the tax also from it, Yeah. then probably I think most of these investments would be Go. useless. It's So only maybe that it's a forced way of retaining your money, saving your money. But as investments, they are. But at least you should go for a product that should hedge your inflation ना। अगर 6.7 से ज्यादा आ रहा है बट मेरा शॉर्ट टर्म का गोल है तो कम से कम मेरा इन्फ्लेशन तो हेज करके दे रहा है, मैं अपने अकाउंट में तो रखने जो जरूरत ही नहीं है मुझे, तो काम पे तो लगाना है पैसे को, बट ऐसी जगह लगाना जहाँ इन्फ्लेशन है। तो और आपका टैक्स वाला भी मैं बाद में कवर कर लूंगा, चलिए अभी कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि टैक्स भी आप थोड़ा सा बचा सकते हो सिस्टमैटिकली। मैं कोई टैक्स चोरी नहीं बता रहा है आपको। सपोज करिए आपने आज कोई शेयर्स लिए या शेयर इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड लिए 1 लाख रुपीस के, 5 लाख रुपीस के लिए, और आपको 20% का रिटर्न आया, तो नेक्स्ट ईयर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 लाख। तो अभी 2 ऑप्शन है, मैं उसको रिटेन करूं, भाई अच्छा चल रहा है, म्यूचुअल फंड बढ़ता रहेगा। एक ऑप्शन जो आप बना सकते हो अपने लिए, जब तक ये लिमिट है, फरवरी के अंदर उसी सेम डे वो सारा का सारा प्रॉफिट बुक करो आप, 5 लाख वाला जो 6 लाख हो गया उसको बेच दो आप, आपके पास 6 लाख वापस आ गया। आपने जैसी पैसा आया वापस से उस म्यूचुअल फंड में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए नेक्स्ट, ठीक है। अभी आपका प्रॉफिट बुक कितना हुआ? 1 लाख। क्या उस पर टैक्स देना होगा कुछ? नहीं। और नेक्स्ट ईयर वो जो 6 लाख है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा दोबारा से।
तो अब जो आपका टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 5 पे नहीं होगा, वो 6 पे होगा. So this is how you can save your tax with the help of that exemption that have been given to you. But this video shouldn't go outside, right? मेरी जॉब का मसला है. तो this is how you can use that LTCJ limit. So remember, investment is not gambling. कुछ लोगों को लगता है कि आज सुबह को उठ के किसी यूट्यूबर ने बोल दिया आज ये शेयर ऊपर ही जाने वाला है, तो ऐसा नहीं है. इट्स अ प्योर गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अगर उस शेयर के खरीदने वाले ज्यादा होंगे और बेचने वाले कम होंगे तो ऑब्वियसली उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, और अगर उस शेयर के बेचने वाले ज्यादा है खरीदने वाले कम है तो उसका प्राइस नीचे आने वाला. सिंपल सी चीज है. और 11 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर है आज की डेट में इंडिया के अंदर और 22 करोड़ अकाउंट है. तो 11 करोड़ लोग अगर मार्केट के अंदर करते हैं तो कोई भी इतना बड़ा विद्वान नहीं है जो आपको बता सके 11 करोड़ लोगों का क्या रुख होगा. बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, बोलते हैं कि हम जीत जाएंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से. ये तो पूरे इंडिया की बात चल रही है. तो प्लीज डोंट फॉल प्रे ऑफ दैट सच स्कीम. अगर वीडियो चली तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लोग कैसे पेनी स्टॉक आपको बता के और आपको लॉस करा देते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय कैपिटल मार्केट? तो इसके लिए आई विल जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल, क्योंकि आप लोग फ्रूट्स खाने के लिए बहुत बोलते हो, राइट? तो ये सबसे महंगा फ्रूट कौन सा है मार्केट के अंदर? एप्पल. ड्रैगन फ्रूट, हाउ मच इट कॉस्ट? 100 रुपीज पर पीस. और घर में 5 लोग हैं तो कितने 500 खर्चा करने पड़ेंगे. अगर आपने अपनी मैडम को भेज दिया तो 500 रुपए में तो वो 4-5 जगह तो पहले चेक करेंगी मैडम, फिर चेक करेंगी किसके पास फ्रेश है, थोड़ा सा बार्गेन भी करेंगी. वो करना भी चाहिए. दैट इज ऑब्वियस दैट यू शुड डू द बार्गेन. देन सिमिलर इज द केस विद द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में भी यही होता है. बायर आता है, सेलर अपना ठेला लेकर आता है, मतलब जैसे फ्रूट्स वाले आते हैं ऐसे सेलर आते हैं, वो अपना शेयर बेचते हैं, आप जाते हो अपना शेयर खरीदते हो. देन वहां पे जहाँ फ्रूट 500 रुपीज के हैं, आप 5 ठेले पे चेक कर रहे हो, फ्रेश चेक कर रहे हो, जब ले रहे हो बार्गेन कर रहे हो. बट व्हेन इट कम्स टू लैक्स ऑफ रुपीज, दैट इज योर हार्ड एंड मनी, you invest on the basis of it have received on your WhatsApp, received on your YouTube, received between the stories of Instagram, received basis on the Demat account of your friend. या कोई ताऊजी के दोस्त आए थे उनके बिहाफ पे कर लिए पड़ते. ऐसा नहीं करना है. Always take financial advice from a SEBI registered investment advisor. आपका राइट है, जैसे कि आप लोगों के लिए जरूरी होता है ना, हर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाते हो, डिग्रीज भी लगाते हैं डॉक्टर्स अपने क्लिनिक के अंदर, तो ये एडवाइजर के लिए भी जरूरी है कि वो अपना सेबी का रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेट आपको दिखाए. तो आप मांगोगे उसको दिखाना पड़ेगा, और नहीं है टाटा बाय बाय. 100 रुपए खर्चा होते हैं चाय पिलाने में, कोई बात नहीं है. लेकिन 1 लाख का 1% 1000 होता है. 1% भी आपका अगर प्रॉफिट इधर हुआ प्रिंसिपल अमाउंट तो दिक्कत हो जाएगी. सो ऑलवेज इन्वेस्ट. देन अभी क्या है कि कई सारे लोग पूछेंगे कि क्या क्या देखना चाहिए, कैसे शेयर्स अच्छे मिलेंगे हमें तो शेयर्स बता दीजिए कुछ. ऑब्वियसली मेरे पास लास्ट में क्वेश्चन आते हैं, बट द आंसर इज नो. मैं खुद से भी कोई शेयर नहीं खरीद सकता, मेरे पेरेंट्स नहीं खरीद सकते, बिकॉज आई वर्क विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो सॉरी टू से, मुझे नहीं पता कौन से शेयर अच्छे हैं, बट मुझे ये पता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है. तो एक अच्छा शेयर ढूंढने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस शीट, the financial statement, the management of the company, the corporate governance of the company, the order book of that company. ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद we will get to know कि भैया हमें ये कंपनी अच्छी है या नहीं. अब ना तो आपके पास इतना टाइम है, ना ही इतनी नॉलेज है. मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है. आज यहाँ सेशन ले रहा हूँ, कल को कहीं और सेशन लेना है. ट्रैक कैसे करें 24 आवर्स? तो ऐसे लोगों के लिए एक ऑप्शन है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का, दैट वी कॉल्ड म्यूचुअल फंड. जितने भी सेबी के एम्प्लॉइज है, स्टॉक एक्सचेंज के एम्प्लॉइज है, वी आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू द कैपिटल मार्केट डायरेक्टली, बट वी कैन इन्वेस्ट विद द रूट ऑफ म्यूचुअल फंड. और लेट मी टेल यू, पीपल हैव मेड गुड रिटर्न्स विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड. अब म्यूचुअल फंड करते क्या है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है? देयर इज एन एक्सपीरियंस फंड मैनेजर who is having an experience of 20 years, who has seen the Russia-Ukraine war, who has seen the COVID, who has seen the 2008 crisis, who has seen the 2013 crisis. उसको पता है मार्केट कैसे बिहेव करती है. उसके नीचे 20 से 25 लोगों की टीम है जो इन्वेस्ट करती है उसके बिहाफ पे,
after taking the approval. तो 20-25 लोगों की टीम है, will track the Indian market, US market, Japan market, and then they will decide कि भाई ठीक है हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ नहीं इन्वेस्ट. So they will make a portfolio of 50 companies. तो 50 अच्छी कंपनी ढूंढेंगे and then they will ask you कि भाई आप इन 50 कंपनीज में हमें पैसा दो, हम आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करें. ये तो एक चीज हो गई. दूसरी चीज, उन्हें लगेगा कि इस कंपनी ने जितने रिटर्न देना था उतने रिटर्न दे दिया, अभी कंपनी नहीं चलेगी, तो वो उस कंपनी को बेच देंगे, उसके बिहाफ पे नई कंपनी ले लेंगे. आपको जब पैसा चाहिए आप रिक्वेस्ट दो 3 बजे से पहले और 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में. ये इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड. So this is how in a layman's language mutual fund is. We will discuss in detail in the coming slide, but I will stop here and will ask for the question. अगर कुछ questions हैं आप पूछ सकते हो, otherwise we will move forward. इतनी बात. इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी नहीं बताई. That is also one of the investments. Sir, if you are coming from the capital market, तो InvITs and REITs है अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एंड रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है ना, रियल इन्वेस्टमेंट रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, उनके बॉन्ड्स आते हैं दैट यू कैन इन्वेस्ट, सो दैट आर मोर लिक्विड देन हैविंग एन एक्चुअल लैंड. और वहाँ ज्यादा काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है. बट द थिंग इज कि लैंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल plus that require a lot of patience, plus that is illiquid. अगर मेरे पास आज 10 लाख रुपए है, I am an immigrant to this city, this is the first generation that I have came to here, ठीक है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से 10 लाख रुपए इकट्ठा किए और रियल एस्टेट की एक जमीन अपने गांव में खरीद ली. अब कल को मुझे पैसे की जरूरत है बिकॉज आई एम लिविंग इनटू द कैपिटल सिटी, खर्चे तो होंगे, कुछ प्रॉब्लम आई तो वो जमीन नहीं बिकने वाली. तो जमीन तो आप जब खरीदिए एज ए hedge against the other capital market tools, but जमीन आपको जब भी खरीदनी है when you have a solid knowledge of the government rules, regulation, plus you are a good dealer. Because अभी मैं बता दूं आपको, ग्रेटर नोएडा के अंदर रेट बहुत तेजी से भागे. 1 करोड़ वाला फ्लैट 2 करोड़ का भी हो गया, 2.5 करोड़ का भी हो गया. लेकिन आप आज भी जाओगे तो बिल्डिंगें खाली है. क्यों? क्योंकि एक बंदे ने 2 करोड़ का ले लिया था, हर बिल्डर 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, लोग खरीदने को तैयार. तो वहां पे एक लिक्विडिटी क्राइसिस है. तो इफ यू आर परचेजिंग प्रॉपर्टी देन यू शुड थिंक ये मेरे या तो बेटे की है या मेरे बेटे के बेटे, तो अच्छा है. बट इफ यू आर परचेजिंग फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो आई विल सजेस्ट डू नॉट गो फॉर इट. ऑब्वियसली इट इज अ वेरी गुड थिंग, बट अगर दिल्ली के अंदर आप फ्लैट ले रहे हो तो उसका जो रिटर्न है वो 0.5% है. मतलब अगर मैं 3 लाख करोड़ रुपए का एक फ्लैट है, आई विल गिव यू अ रियल एग्जांपल. मेरी पुरानी कंपनी में मेरी बॉस थी, वो एक फ्लैट के अंदर रेंट पे रहती थी. मैंने कहा आपकी सैलरी आपने क्यों नहीं लिया? तो शी सेड कि 3 करोड़ रुपए का फ्लैट है और इधर उसका रेंट है 30,000 रुपये महीना. कितना है? 30,000 रुपये महीना. 30,000 रुपये महीना सिर्फ रेंट देना है, मतलब हो गया 3,60,000 रुपये साल का. और 3 करोड़ का 12% कितना हो गया? 36 लाख. तो अगर उस लेडी ने 3 करोड़ रुपए कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, आंख बंद करके निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में लगा दिए, तो निफ्टी 50 ने 12% का रिटर्न दिया है. उसके 3,60,000 साल के बढ़ने ही बढ़ने, और उसमें से उसने अगर 3.5 लाख निकाल भी लिए, तब भी एक तो उसका सारा का सारा पैसा लिक्विड है और पैसा बढ़ भी रहा है. तो मुझे तो रियल एस्टेट बड़ा मेरे समझ में नहीं आता, और मेरे फादर मेरे बहुत पीछे पड़े रहते हैं कि कुछ ले लो, जमीन ले लो, जमीन ले लो. मैंने बोला ठीक है फार्म लैंड लेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी की ज्यादा वैल्यू बढ़ती है. दूसरा, आई विल सजेस्ट इफ यू आर गोइंग फॉर अ रियल एस्टेट, तो यू शुड गो टू परचेज अ लैंड इंस्टेड ऑफ फ्लैट, क्योंकि फ्लैट की एक टाइम के बाद वैल्यू नहीं बढ़ती. मेरे नाना यहीं रहते हैं, तो उन लोगों ने फ्लैट्स लिया था, उनकी पहले तो वैल्यू बढ़ी. कोविड से पहले तक उनका 90 लाख की वैल्यू लगती थी जो उनका फ्लैट था. अभी दोबारा से 70 लाख लग रही है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का ले लिया था. अब उन्हें क्या, सरकारी आदमी थे, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया, ले लिया फ्लैट रिटायरमेंट पे. जब तक रिटायर नहीं हुए तो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था सीपी में. तो ये सब आपको देखना होगा इफ यू आर गोइंग फॉर अ रियल एस्टेट. तो रियल एस्टेट इज अ बिजनेस ऑफ
बड़े लोगों का बिजनेस है, इनके पास करोड़ों पड़े हैं तो ठीक है, 1 करोड़ इधर लगा दिए, किधर लगा दिए, किधर, जो मेरे समझ में आता। और रिटर्न मैंने आपको बता दिया, आप कहीं पे भी फ्लैट ले लो 0.5% आपको आना है रिटर्न। जनाब एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी जी, आप ठीक है, आपने दिखाई हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें ब्लैक एंड व्हाइट लिखी हुई। अब जैसे मैं देखता हूँ कि इधर जब से कोविड है या कोविड से थोड़ा पहले भी तब से सुनता हूँ जो एक बचता जाता है ट्यून, अरे यार इकोनॉमी बड़ी बुरी हाल है, बड़ी बुरी हाल है। और फिर आप शेयर मार्केट में देखते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है, सुबह में उसका शेयर है 100, पता चल गया शाम को उसका हो गया 40। वही, और कंपनी वही है, प्रोडक्शन वही है, सेल वही है। तो ऐसे क्या ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ जैसे सट्टेबाजी वाली बात हो रही है, कोई दिमाग का काम हो ही नहीं रहा, इस तरह कैसे कोई सर यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है ना, इन्वेस्टमेंट इज नॉट गैम्बलिंग। कुछ लोगों ने गैम्बलिंग समझ लिया और वो लोग सिर्फ लॉस ही कमाते हैं। पर जमीनी हकीकत तो है, हम देखते हैं कि मार्केट ऐसे हो रहा है। सर अगर आप 15,000 रुपये महीना म्यूचुअल फंड में डालते हो SIP रूट से, यानी मंथली आप 15,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हो, 15 साल तक करते हो, मेरिट, और 15% का रिटर्न अगर आता है, जो लास्ट 30 ईयर्स में आया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, डेटा है मेरे पास, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या वैल्यू होगी उसकी। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये पेपर में या सर शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है गिरती है, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी अच्छा शेयर लोगे, आप कोई भी निफ्टी 50 कंपनी उठा लो, ठीक है, अगर आज डाउन है कल को आगे भी बढ़ेगी। अगर कंपनी अच्छी है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपने कोई स्मॉल कैप बहुत छोटी सी नई कंपनी ले ली, किसी ने बोल दिया इसमें रिटर्न बन जाएगा, नहीं, अच्छी कंपनी की बात कहते हैं, अच्छी कंपनी में नहीं होगा, फ्लक्चुएट करता है उनका। आप कोई सी भी कंपनी उठा लीजिए, कोई भी कंपनी उठा लीजिए सर, आप 5 साल पहले का प्राइस देख लीजिए, आज का प्राइस निफ्टी 50 की होनी चाहिए। आई थिंक इसका एक सिंपल सा आंसर ये है, यस सर, कि अगर आप बैंक में डाल के सिंपल इंटरेस्ट कमाते हैं और जी। थोड़ी आपकी अर्निंग है, तो वो सेफ है और इजीली लिक्विड है। लेकिन अगर आप शेयर्स में डालते हैं, मार्केट में डालते हैं, तो यू हैव टू हैव अ सस्टेनेंस पावर, होल्डिंग पावर। या इफ यू डोंट हैव होल्डिंग पावर, डू नॉट, अगर आपका एम ये है कि पता नहीं है मेरे को 15 दिन में पैसे चाहिए, तो आपको शेयर में नहीं डालना है। आपको जैसे शुरू में कहा सर ने, 4 साल से पहले वाला पैसा नहीं करना, गेम प्लान है तो आप शेयर में डालो, नहीं तो शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू लर्न। तो Yeah. आप रोज का 40 और 100 देखने का मतलब ही नहीं है ना, उसको भूल जाओ, राइट? यस। और दूसरा, आपने अगर म्यूचुअल फंड ले लिया तो उसे देखने की भी जरूरत नहीं है, वो दिन भर के फ्लक्चुएशन को काउंट ही नहीं करता, तो रात को 8 बजे एनएवी बताता कि भाई ये शेयर मेरा इस रेट पे बंद हुआ आज, तो ये एनएवी आएगी। दिन भर की फ्लक्चुएशन का अकाउंट ही नहीं करता वो। 15,000 रुपये महीना आपने डाले किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर, जो रिटर्न आएगा 100% आया है, गारंटी को नहीं दे सकता, क्योंकि सब्जेक्ट टू शेयर मार्केट के ऊपर है। अगर मार्केट के उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो बढ़ेगी, बट इट हिस्टोरिकली इट इज सीन कि 15% का रिटर्न आया है। 15,000 रुपये महीने 15 साल तक आप देते तो आपको 27 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और आप सारा का सारा एक दिन नहीं दे रहे। आपने 1,80,000 फर्स्ट ईयर में दिया, 1,80,000 रुपए 15वें साल में दिए। कैन यू गेस द वैल्यू? सिर्फ 15% का रिटर्न, इससे ज्यादा भी आता है रिटर्न, और है ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने इससे ज्यादा का दिया। कोई गैस करेगा? कंपाउंडिंग से सारा बढ़ता है ना, कंपाउंडिंग रिटर्न, तो द वैल्यू विल बी 1 CR। तो किसी को करोड़पति बनना है तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड लीजिए और भूल जाइए 15,000 रुपये महीना उसमें इन्वेस्ट करते रहो। सो द कैपिटल मार्केट विल गिव यू गुड रिजल्ट, बट इनटू द लॉन्गर टर्म। मेरा भी है, जो म्यूचुअल फंड्स थे वो अभी तक 2,60,000 का मुझे प्रॉफिट दिखा रहे थे, और अभी 2,35,000 पे आ गया है सिर्फ एक हफ्ते में। बट क्यों? मेरा 2,35,000 का तब भी प्रॉफिट है। सेंसेक्स तो देखो बढ़ता ही जा रहा है, 600 से शुरू हो गए 4,500 पे पहुंच गया। सर 100 रुपीज से स्टार्ट हुआ था, तो सेंसेक्स जर्नी स्टार्टेड 100 रुपीज। तो अगर आपने अपना घर ना लेके 100 रुपीज सेंसेक्स फंड में लगा दिए होते, तो आज उससे कम से कम 8 गुना, वो 800 गुना, सॉरी, बढ़ गया। कौन से साल में? 1976 में शायद ये 80 में आया था सेंसेक्स। 100 रुपीज का स्टार्ट हुआ था, 80,000 के आसपास अभी वैल्यू चली गई। मार्केट का ग्राफ तो ऐसे सीधा है।
तो मार्केट फ्लक्चुएट करेगी सर शॉर्ट टर्म में ऐसे ऐसे ऐसे, बट आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ऊपर ही दिखेगा। अभी यहाँ पे वो नहीं है ग्राफ, मतलब मेरे पास पेन नहीं है मार्कर, वरना मैं आपको ये भी बताता कि हाउ SIP जो रूट है, जो मंथली रूट है, वो इस वॉलेटिलिटी को भी खत्म कर देता है। होता क्या है, किसी महीने मार्केट ऊपर है, किसी महीने मार्केट नीचे है, फिर किसी महीने मार्केट ऊपर है, किसी महीने नीचे है, तो आपका जो एवरेज प्राइस आएगा एक साल के बाद वो एवरेज होगा, और आप यही चाह रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न भी एवरेज करने पड़ेंगे, पर रिटर्न 15-20 से ज्यादा नहीं आएंगे। शेयर से 50% भी रिटर्न बन जाते हैं। मेरे फ्रेंड है, उसके पास एक शेयर है, उसने 100% का रिटर्न दिया एक साल में, वो म्यूचुअल फंड में नहीं आने वाले, लेकिन आपको एवरेज रिटर्न मिलेंगे। लेकिन उसे वो भी शेयर है उसके पास जिसमें 100% का लॉस भी हुआ है, ऐसे शेयर्स भी है। तो अगर आप पूरी रिसर्च नहीं कर सकते, आप पूरा उसको नहीं देख सकते, तो आई विल सजेस्ट गो विद द म्यूचुअल फंड रूट। तो अभी थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में amounts we should continue to increase in the mutual funds. Yeah. You are saying. Yeah. थोड़ा सा टॉप अप करते रहो. हाँ, Let's forget because it's not our cup of tea yeah, to monitor the things. maybe after the retirement you can study and then you can start. So how much time do we have? I think brief advice you can give. continue. I can continue. Okay. So basically बस थोड़ा सा मैं important चीजें बता देता हूँ। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, आपके पास टीम है। देन ट्रांसपेरेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो आज जाके एक काम करिएगा, जो भी म्यूचुअल फंड है उसका नाम लिखिए, उसके आगे एक वर्ड लिखिए फैक्ट शीट। फैक्ट शीट, उसके आगे लास्ट मंथ की डेट लिखिए, लास्ट मंथ लिख दीजिए दिसंबर 2024। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास उसकी फैक्ट शीट खुल के आ जाएगी, इसका सब लिखा हुआ होगा। उस फंड का फंड मैनेजर कौन है, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, कौन से 30, 40, 50 शेयर है उसके अंदर, कितना कितना वेटेज है, कितना एक्सपेंस रेशियो है, कितना उस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न दिया है, 10 इयर्स में रिटर्न दिया है, SIP के कितने रिटर्न है। तो दिस इज हाउ यू कैन काउंटर द IFA और द एडवाइजर दैट इज कमिंग टू यू कि भैया इसमें इन्वेस्ट कर लो, इतना रिटर्न है, इतना एक्सपेंस रेशियो है। कल को बुलाइए, एक बार चेक कर लीजिए कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द फैक्ट शीट। और ये ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड में हर महीने उनको अपडेट करनी होती है अपनी फैक्ट शीट। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी इज लाइक वाटर। जब आपको प्यास लगे तो आप पानी पी लेते हो, ऐसे ही जब आपको जरूरत पड़ी पैसे की, आपका पैसा कैश पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो लिक्विडिटी है यहाँ पे। आप 3 महीने से पहले अगर रिक्वेस्ट देते हो 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में वापस, जो करंट वैल्यू वो हो जाएगी। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस, यस कन्वीनियंटली अवेलेबल। स्मॉल टिकट साइज, इस पे 2 मिनट देता है। अगर एक शेयर 500 रुपए का है और उसके अंदर 40 शेयर है, कितने रुपए चाहिए मुझे? एटलीस्ट 20,000 रुपए। लेकिन मेरे पास तो 1,000 रुपए है। अगर मैं डीमेट अकाउंट के थ्रू लूंगा तो मुझे पूरे 20 के 20,000 लगाने पड़ेंगे। बट विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड व्हाट दे विल डू इज दे विल गिव यू फ्रैक्शनल होल्डिंग। तो 1,000 बाई 20,000, तो 1/20 की आपको होल्डिंग मिल जाएगी। उससे फायदा क्या होगा? आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्सिफाई। अब अगर 40 में से 30 की वैल्यू बढ़ी और 10 की वैल्यू नहीं बढ़ी, तो 40 पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ और 10 पे आपको 10% का लॉस हुआ, तब भी आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ एंड यू विल बी इनटू द प्रॉफिट ओनली आफ्टर एडजस्टिंग दैट लॉस। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न बनते हैं, बट डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपको एक्चुअल लॉसेस नहीं होते। देन वेल लिक्विडिटी, सेबी इज देयर, एमफी इज देयर। तो आप भूल जाओ ये फ्रॉड वर्ड कुछ कर रहे होंगे। देन लो कॉस्ट। अभी इतने सारे फायदे हैं तो खर्चा तो कुछ ना कुछ होगा। तो दे विल चार्ज यू अराउंड 1 to 2% एनुअली। सपोज करिए आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो साल भर में 1 रुपया या 1.5 रुपया आपसे चार्ज करेंगे। तभी रिटर्न कितना था इक्विटी मार्केट में? 15.4। तो 15.4 का रिटर्न मुझे कोई बना के दे रहा है, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 रुपया देना है उसको। 14,500 मेरे पास ही आ रहा है। मुझे अपना डॉक्टर वाला प्रोफेशन या मुझे अपना फाइनेंस वाला प्रोफेशन बढ़ा के अपनी अर्निंग पे ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लो कॉस्ट है। देन वी विल नॉट गो टू दिस वी विल आल्सो मूव ETF। अभी क्या है, आप यूएस कभी डॉक्टर्स बहुत जाते हैं, यूएस है ये इधर है, तो इफ यू आर मूविंग टू देयर, तो जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है तो वहां पे ETFs का क्रेज ज्यादा है। ETF क्या करते हैं? पूरी इंडिया की निफ्टी 50 इंडेक्स है या सेंसेक्स है, उसको ट्रैक करते हैं। उसके एक्सपेंस रेशियो 20 पैसे 10 पैसे ऐसे होते हैं, 1 रुपया भी नहीं होता, क्योंकि वहां पे इतनी अब कंट्री डेवलप हो चुकी है कि बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कंपनीज के रिटर्न के, तो लोग वहां पे पैसिव फंड्स लेते हैं जिन्हें ETF भी बोलते हैं।
तो आप ETF इंडिया में भी अवेलेबल है। अगर आपको गोल्ड चाहिए तो गोल्ड फिजिकल लेने से अच्छा आप गोल्ड का ETF ले सकते हो, आप सिल्वर का ETF ले सकते हो, आप निफ्टी 50 का ETF ले सकते हो, सेंसेक्स का ETF ले सकते हो। जैसे कि सर ने बोला मुझे समझ में नहीं आता, शेयर कभी बढ़ता है कभी नीचे आता है, तो कुछ मत करिए, इंडिया की इकोनॉमी पे तो भरोसा है, इकोनॉमी ग्रो करेगी। अभी मीडियन एज कितनी है इंडिया की? 29। ये 10 साल पहले चाइना की थी। तो अगर हम अच्छे से अपनी यंग पॉपुलेशन को यूज करते हैं, और नहीं भी करते तो वो मेहनत तो करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो डिमांड बढ़नी है इकोनॉमी के अंदर। तो इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे अगर 10 साल भरोसा है तो आप कुछ मत करो, आप सेंसेक्स का फंड ले लो या निफ्टी 50 का ETF ले लो या सेंसेक्स का ETF ले लो। ऑटोमेटिकली जब NSE को लगेगा कि ये 50 में से 50वें पायदान की कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो हम 50वीं हटा के 51 वाली अंदर ले, और उसका जो एवरेज रिटर्न है लास्ट जब से निफ्टी 50 आई है दैट इज 12%, और सेंसेक्स का भी 13-14% है। उसमें 30 शेयर्स है, इसमें 50 शेयर्स। ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, थोड़ा कम डाइवर्सिफाइड है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, मत जाओ किसी फंड मैनेजर के कॉल्स पे कि उसको ये शेयर अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, उसकी चलेगी नहीं। सिर्फ ETF में जो रहेगा वो रहेगा, निफ्टी 50 में जो 50 शेयर रहेंगे वही रहेंगे हमेशा। तो नेक्स्ट इज दिस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छी स्कीम है, और शायद थोड़ा सा जो हमारी वुमेन पार्टिसिपेंट है उनको बुरा लगे। अगर आपको गोल्ड लेना है बट आप ये कह के ले रहे हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, तो फिर ऑर्नामेंट लेने से अच्छा है SGBs ले लो। बिकॉज SGBs में क्या होगा, आपको गोल्ड वाले रिटर्न तो बनने वाले, मतलब अगर आपने 100 रुपए का आज गोल्ड ना लेके SGB ले लिया तो आपको बॉन्ड मिलेगा, फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा। बट आफ्टर 5 इयर्स अगर उस गोल्ड की वैल्यू 150 रुपए है तो आपको पूरे 150 मिलने वाले, जो सुनार आपको कभी वापस नहीं देने वाला। दूसरा, आपको एडिशनली 2.5% का सेमी एनुअली के रेट से आपको इंटरेस्ट भी मिलने वाला। 5 साल और 8 साल में इसकी मैच्योरिटी आप ले सकते हो। तो आप अपने बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो, या आप अपने किसी और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो जो आपको गोल्ड की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, तो यू कैन गो विद द रूट ऑफ SGB। अभी आई नहीं है SGB, बट गवर्नमेंट जब भी इशू करे तो आई विल सजेस्ट, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो यू शुड गो विद द SGB। और अगर आप 8 साल के बाद निकालते हो, जो इसके मैच्योरिटी का लास्ट डेट होती है, तो ये टैक्स फ्री भी होता है इसका रेट, तो टैक्स भी नहीं दे रहे। So that's all from my side. If you want to learn more, you can download SEBI Saarthi app. This is SEBI investor website. This is Course 2.0 है। कभी खुदा ना खासा आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए और वो रजिस्टर्ड एंटिटी है, या किसी ब्रोकर ने आपके शेयर्स मार लिए, या आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें आपके शेयर नहीं दिख रहे, तो आप इस Course 2.0 पे जाके अपना ग्रीवांस को रिड्रेस कर सकते हो। और हमने ऐसा सिस्टम बनाया है SEBI, NSE, BSE ने मिलके कि 90 डेज के अंदर सारी कंप्लेंट्स को हमें खत्म करना होता है। तो जो हमारे परव्यू में आती है वो ज्यादातर हमारी 30 डेज में हो जाती है, और जो एस्केलेट होती है वो 90 डेज में हो जाती है। तो वी डोंट वांट यू टू गो टू द कोर्ट और वहां सालों तक चलता रहे। 90 डेज में आपका फैसला हो जाना चाहिए। बहुत कम कंप्लेंट ऐसी होती है 90 डेज में भी सॉल्व की तो फिर कोर्ट में जाती है। सो थैंक यू। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, बड़े अच्छे से बताया आपने। एक बात बताएं जी, जैसे देयर आर प्लेथोरा ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन मार्केट। हाँ, फर्ज करिए कि हमने सोचा कि चलो इस म्यूचुअल फंड में हमने कुछ करना चाहिए, तो क्या SEBI ने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं भाई? ये देखिए SEBI इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट। तो अभी क्या था, पहले म्यूचुअल फंड के लिए देखिए क्या है, हर कोई बिजनेस करने आया मार्केट के अंदर, तो वो तो नए फंड्स लेकर आएंगे। हर कोई ना कोई हर महीने 3 महीने 4 महीने जो भी थीम अच्छी लगेगी उस पर वो नए फंड लेकर आएंगे। बट जो मेरी पर्सनल एडवाइस है वो ये है, अगर आपका पैसा 3 साल 4 साल 5 साल का है तो आपको लार्ज कैप फंड लेना है। अगर आपका पैसा 5 से 8 साल का है तो आपको मिड कैप फंड लेना है। और अगर आपका पैसा 8 साल से ज्यादा का है तो आपको स्मॉल कैप फंड लेना है। और मैं तो कहूँगा तीनों रखो अपने पोर्टफोलियो में, बस। इसके अलावा कोई थेमेटिक फंड लेने की जरूरत नहीं है, कोई अलग अलग फंड लेने की जरूरत नहीं। मेरा प्रश्न कुछ अलग था। आप कह रहे बहुत सारे फंड से कौन सा फंड? मान लीजिए स्टेट बैंक कर रहा है, कोई कैनरा बैंक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, बजाज है, फलाना फलाना फलाना। तो अगर मैं चाहूँ इसमें ये देखना जी कि भाई which are among those which are good one,
तो उसके लिए सेबी के साइट पर कुछ जानकारी है? सर देखिए, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, आपको क्या करना होगा, फिर थोड़ा सा खर्चा करना होगा, खर्चा भी नहीं करना होगा, आपको रेगुलर प्लान लेना पड़ेगा। दो तरीके के प्लान होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, सेम फंड के, एक रेगुलर एक डायरेक्ट। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो आपको मिलेगा 70 पैसे, 60 पैसे, 80 पैसे, और रेगुलर प्लान में आपको मिलेगा एक 1.4 1.5 का एक्सपेंस रेशियो, 2 रुपए भी जा सकता है। बट जब कोई आपको रेगुलर प्लान देगा तो वो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको एडवाइस देगा कि आपके लिए ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, उसका कमीशन कंपनी से मिलता है। बट ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे कम कमीशन है सारे अमंग्स ऑल द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। दूसरा अभी क्या होता था कि जब कंपनी नया फंड लेकर आती है, उसको एनएफओ बोलते हैं कि नया फंड लॉन्च किया म्यूचुअल फंड हाउस ने, तो उस एनएफओ के अंदर क्या होता था कि ब्रोकरेज ज्यादा होता था, क्योंकि छोटा फंड है, जितना छोटा फंड होगा उतना ज्यादा ब्रोकरेज दे सकती है कंपनी। होता क्या था कि एडवाइजर आपके पास आते थे, बोलते थे सर ऐसा है कि एक नया फंड आया, अच्छा फंड है, इसमें तो मैंने आपका 100% रिटर्न बनवा दिया, अब एक काम करो, इसको उसमें स्विच कर देते हैं। हो सकता है अच्छा फंड हो, आपके लिए जेन्युइन एडवाइस दे रहा हो, और हो सकता है कि ना हो, वो अपने फायदे के लिए बोल रहा हो, उसमें वहां पर उसको कमीशन ज्यादा हो। कमीशन बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, लेट मी टेल यू, 2 ही रुपए रहने वाला है। बट जब फंड पुराना होता है तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम करते रहते हैं, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है जैसे जैसे आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा तो फंड एक्सपेंस रेशियो आपको कम करना है, क्योंकि आपको पैसे ज्यादा है, पैसे ज्यादा तो आप ज्यादा ही अर्न करने वाले हो, तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो उसका ब्रोकरेज भी कम होता है फिर ब्रोकर का, तो वो स्विच करा दिया करता था आपको पैसा नए फंड में। वो सेबी ने अभी पिछले महीने बंद कर दिया कि भैया स्विच नहीं करोगे, नया पैसा लेकर आओगे इसके अंदर। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अब हम किसी को मना तो नहीं कर सकते भाई, किसी को थीम अच्छी लग रही है, हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की थीम किसी को अच्छी लग रही है और रिटर्न भी बना के दे दे, बट ये नहीं पता कि कौन से 3 साल में देगी, कौन से 3 साल में नहीं देगी। तो आई विल सजेस्ट जेनेरिक फंड्स लीजिए, कोई भी अच्छी कंपनी का स्मॉल कैप ले लीजिए, कोई भी अच्छी कंपनी का लार्ज कैप ले लीजिए, कोई भी अच्छी कंपनी का मिड कैप ले लीजिए, लार्ज एंड मिड ले लीजिए, और अगर कोई रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है धीरे धीरे 10 साल बचे तो बैलेंस एडवांटेज फंड ले लीजिए। अब किसी ने से मैंने बोला भी था कि जो टर्म प्लान से 1 करोड़ रुपए मिलेंगे उससे 65,000 रुपए महीना कैसे लेने, कुछ नहीं करना, उस 1 करोड़ को डिविडेंड ऑप्शन वाले बैलेंस फंड में डाल देना है। 2-3 चलते हैं मार्केट के अंदर, वहां से 65,000 रुपए महीना आने लगेगा, और वो 1 करोड़ भी बना रहेगा अगर आप 2-3 साल पढ़ रहे हो, बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत। एनीथिंग एल्स? अगर आपका पैसा इन्वेस्टेड है 15-20 साल का, तो उसमें जो एक्सपेंस आएगा वो जब भी आपको जो रिटर्न मिलेगा उसके कितने % तक हो जाता है? पार्डन से दोबारा से सुनिए। मतलब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, रेगुलर करी है, और 15-20 साल के बाद आप अपना लेना चाहते हैं, हाँ तो उसमें जो भी ब्रोकरेज या मतलब एजेंट का सर कुछ नहीं है, वो तो हर साल जा रहा है उसको। अच्छा, एवरी ईयर आपको जो रिटर्न दिखेगा ना, वो उसका ब्रोकरेज एक्सपेंस जो सब कुछ एडजस्ट करके दिखता है, वो ऑटोमेटिकली अकाउंट करके दिखता कितने % हो जाता है? हाउ मच यू लूज टू द एजेंट्स है। सर कुछ नहीं, मैं बताया ना, 1.5% का अगर एक्सपेंस रेशियो है, उसी में कमीशन है, उसी में कंपनी का खर्चा, उसी में कंपनी की सैलरी है, सब कुछ उस 1.5% के अंदर। अब आप सोचो कोई कंपनी 10,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रही है, उसके 1.5% बहुत हो गया ना। और ऐसे भी म्यूचुअल फंड हाउसेज जिनका 4-4, 5-5, 10-10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उनके पास, अगर वो 0.5 भी कमा रहे तो उनके लिए बहुत है। तो सेबी ने सारा अंदाजा लगा रखा है कैसे पैसा कम करना है, कैसे एक्सपेंस रेशियो कम करना है। एंड अभी हम 250 रुपीज की भी एसआईपी स्टार्ट करने वाला है सेबी, तो 250 रुपए में जो आपके घर में स्वीपर है उससे बोली करें, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम कर दिया जाए उस पर्टिकुलर एसआईपी का। तो इन्वेस्टर अवेयरनेस फंड होता है उसके थ्रू, जिससे कि जो कॉमन मैन है वो भी कैपिटल मार्केट का फायदा उठा सके। क्योंकि किसी के लिए 15,000 बहुत होते हैं, किसी के लिए 1,500 बहुत होते हैं, किसी के लिए 1 करोड़ बहुत होते हैं, किसी के लिए 10 लाख बहुत होते हैं। तो बट ये है कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगा तो 10 लाख भी नहीं होगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि मतलब स्टॉक में पैसे लगाएंगे। सर अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो सिर्फ अभी 11 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, यूनिक जो पेन है वो 11 करोड़ है। आप सोचो 1 करोड़ 50 लाख के आसपास आबादी होगी अगर हम सेंसस करते हैं आज, तो हमारी 10% आबादी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया। अगर ये अगर ये 11 करोड़ से 22 करोड़ हो जाए तो शेयर मार्केट तो डबल हो जाएगी, 100 वाले शेयर 200 का हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी ना।
डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा। तो बुलिश है मार्केट। सर मार्केट बुलिश भी है, बियरिश भी। आज गिरी है मार्केट, तो दे आर ऑलवेज, दे आर द बियर, दे आर द बुल्स। लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज द बियर, बुलिश सॉरी। बुलिश मार्केट को जाना ऊपर ही है। बियर भी क्या करता है, मार्केट नीचे लेकर आता है, खरीदता है, मार्केट ऊपर जाती बेच देता है। तो लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाना है। आपको सिर्फ एवरेज रिटर्न की तरफ ध्यान देना है कि मुझे मेरा 15% बन रहा है, बहुत है। अब मैं आपको बता दूं 15% के पीछे भी लॉजिक क्या है। इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी के अंदर? 6%, 6.5%। जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है इंडिया की? तो कम हो गई, कम, 5.5 हो गई। वैसे नॉर्मली 6-7% रहता है। अगर 7% के रेट से हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है और 7% का इन्फ्लेशन है, 14% हो गया, और हम भी 15% बना रहे, तो हम तो इकोनॉमी से आगे चल रहे हैं ना, कंट्री से के बराबर ग्रो कर रहे हैं ना। उससे नीचे कर रहे थे तो प्रॉब्लम थी कि भाई कंट्री आगे निकल रहा है और हम आगे नहीं निकल रहे। ठीक है देन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई थिंक इस दुनिया में पैसा एक ऐसी चीज बन गई है जो अच्छा लगे ना लगे लेकिन जरूरी तो है। Whether we want to plan and dream of a state of this world where money is not required is impossible. So पैसा चाहिए ही, अगर पैसा चाहिए ही, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि उसको संभाल के कैसे रखना है ये भी हम सीखें। और जैसे आप पौधा उगाते हो और वो बढ़ जाता है, उसी तरीके से पैसा इस तरह से उगाने का मौका मिले और बढ़ जाए, ये इस्लाम सर ने आज हमें बताया। मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू Dr. Chadda, who took the initiative and involved the Outer West branch in this, and also to AHPI, where we have been able to put this program in hybrid mode, and we have relayed the program also. So I will suggest कि लोगों से बोलिएगा feedback देने, तो we can for all those people who have joined online, it will be if they have any questions, we'll be able to answer those, and if they have any feedback, please give that feedback. It will be helpful to us. Thank you so much to all of you. Thank you.